कभी सोचा है कि जमीन से निकली कुछ मामूली सी चीजें जैसे पत्थर के औजार या मिट्टी के टूटे बर्तन असल में कितनी बड़ी कहानी सुना सकते हैं। देखिए, ये सिर्फ पुरानी चीजें नहीं हैं, ये तो एक खोई हुई दुनिया की कह सकते हैं एक तरह की फुसफुसाहट है। ये हमें उस जमाने में ले जाती है जब हमारे पुरखे पहली बार एक जगह बसना सीख रहे थे। और यकीन मानिए, इनकी कहानियां कमाल की हैं। तो आज का हमारा बड़ा सवाल ये है, प्राचीन दुनिया मतलब हजारों साल पहले की दुनिया आपस में कितनी जुड़ी हुई थी? क्या हमारे पूर्वज अपने छोटे छोटे गांवों में ही सिमटे हुए थे, या फिर वो एक बहुत ही उलझे हुए नेटवर्क का हिस्सा थे? चलिए एक साथ मिलकर इस पुरातात्विक पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं। एनसीईआरटी की इतिहास अध्ययन की श्रृंखला आवर पास्ट के प्रथम पाठ अर्थात कक्षा 6 की पुस्तक और पास्ट 1 के चैप्टर 3 भोजन इकट्ठा करने से लेकर उगाने तक पर आधारित इस एजुकेशनल वीडियो में हम देखेंगे कि यह बदलाव कैसे हुआ। हमारे पूर्वजों ने घूमते फिरते जीवन को क्यों छोड़ दिया, उन्होंने गेहूं, जौ और चावल जैसे पौधों को कैसे पालतू बनाना शुरू किया, उन्होंने जानवरों को कैसे पालतू बनाया और इन बदलावों ने उनके जीवन और आखिरकार हमारी दुनिया को कैसे आकार दिया। अगर आपने कभी सोचा है कि वे पहले अनाज हमारी आज की थाली तक कैसे पहुंचे, तो यह उसी की कहानी है। चलिए समय में पीछे चलते हैं और एक एआई आधारित एजुकेशनल वीडियो में तत्समय के खेती, सामुदायिक जीवन और इंसानी तरक्की की जड़ों को खोजते हैं। इससे पहले के 2 चैप्टर्स के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार। चलिए आज चलते हैं एक ऐसे सफर पर जो हमें 12,000 साल पीछे ले जाएगा। ये कहानी किसी राजा महाराजा की नहीं, बल्कि उन पहले किसानों की है जिनका एक छोटा सा विचार हमारी आज की दुनिया की नींव बन गया। कभी सोचा है कि हमारी प्लेट पर जो खाना है उसका कनेक्शन 12,000 साल पुरानी किसी सोच से कैसे हो सकता है? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? लेकिन इसका जवाब हमारी पूरी सभ्यता की कहानी में छिपा है। और वो जवाब है एक शांत क्रांति। जी हां, एक ऐसी क्रांति जिसमें कोई शोर नहीं था, पर उसने इंसानों के जीने का तरीका हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। ये खाने को ढूंढने से खाने को उगाने तक का एक कमाल का सफर था। तो इस सफर में हम क्या क्या देखने वाले हैं? पहले समझेंगे कि ये क्रांति हमारी थाली से कैसे जुड़ी है। फिर जानेंगे कि कैसे जंगली पौधे और जानवर पालतू बने। हम ये भी देखेंगे कि पुरातत्वविद मतलब आर्कियोलॉजिस्ट्स इन राजों का पता कैसे लगाते हैं। इसके बाद बसे हुए जीवन की शुरुआत, धरती के नीचे से मिली कुछ दिलचस्प कहानियां, और आखिर में ये पहले किसान आज भी हमारे लिए इतने जरूरी क्यों हैं। इस पूरी क्रांति के केंद्र में एक बहुत ही सरल लेकिन बड़ा शक्तिशाली आइडिया था, पालतू बनाना, यानी कि डोमेस्टिकेशन। अब ये डोमेस्टिकेशन कोई एक दिन में नहीं हुआ, ये कोई जादू की छड़ी नहीं थी। ये हजारों साल तक चलने वाली एक बहुत धीमी प्रक्रिया थी, जिसमें लोगों ने धीरे धीरे सीखा कि अपनी जरूरत के हिसाब से बेहतर पौधे कैसे उगाएं और जानवरों की देखभाल कैसे करें। फर्क साफ है, एक तरफ हैं जंगली पूर्वज जो प्रकृति के हिसाब से जीते थे, और दूसरी तरफ हैं उनके पालतू वंशज जिन्हें इंसानों ने अपनी जरूरतों के हिसाब से चुना और पाला, और इस चुनाव ने उनका रूप, रंग और स्वभाव सब कुछ बदल दिया। तो कौन थे हमारे इस नए सफर के पहले साथी? सबूत बताते हैं कि हमारा सबसे पहला एनिमल फ्रेंड कुत्ते का जंगली पूर्वज था। जमीन पर सबसे पहले गेहूं और जौ के बीज बोए गए, और जानवरों के झुंड में भेड़ और बकरी सबसे पहले शामिल हुए। अब यहाँ एक बात नोट करने की है, उन्हीं जानवरों को आगे प्रजनन के लिए चुना जाता है जो आमतौर से अहिंसक होते हैं। इस वजह से पालतू जानवर और पौधे जंगली जानवरों और पौधों से धीरे धीरे अलग होते गए। उदाहरण के लिए, जंगली जानवरों के दांत और सींग आमतौर पर पालतू जानवरों की तुलना में बहुत बड़े होते हैं। लेकिन सवाल यह है कि हमें हजारों साल पुरानी ये सब बातें पता कैसे हैं? जवाब जमीन के नीचे दफन है, जिसे पुरातत्वविद खोज निकालते हैं। उनके लिए अनाज के जले हुए दाने और जानवरों की पुरानी हड्डियां किसी किताब से कम नहीं हैं। ये इतिहास के जासूस एक खास तरीके से काम करते हैं। पहले पुरानी बस्तियों की जगह ढूंढते हैं, फिर बहुत सावधानी से खुदाई करके सबूत खोजते हैं, और फिर शुरू होता है असली काम, मिले हुए हर सबूत की बारीकी से जांच करना, चाहे वो जला हुआ दाना हो या हड्डी का कोई टुकड़ा।
अब जरा इस टेबल पर नजर डालिए। ये दिखाता है कि ये क्रांति किसी एक जगह पर नहीं हो रही थी। आज के पाकिस्तान में मेहरगढ़ से लेकर उत्तर प्रदेश में कोल्डी हवा तक और कश्मीर में बुरजहोम से लेकर दक्षिण में हल्लूर तक, पूरे उपमहाद्वीप में लोग खेती और पशुपालन सीख रहे थे। हर जगह अपनी अपनी फसलें उगा रहे थे। इस थोड़ा और विस्तार से समझते हैं। भारत और पड़ोसी क्षेत्रों के कई प्रागैतिहासिक पुरास्थलों पर अनाज और पशुओं की हड्डियों के अवशेष मिले हैं, जो हमें उन लोगों के भोजन, खेती किसानी और पशुपालन के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं। मेहरगढ़, जो आधुनिक पाकिस्तान में है, में गेहूं, जौ, भेड़, बकरी और मवेशियों के प्रमाण मिले हैं, जबकि कोलडी हवा और महागढ़ा, जो उत्तर प्रदेश में है, से चावल और जानवरों की हड्डियों के टुकड़े तथा मिट्टी पर मवेशियों के खुरों के निशान मिले हैं। कश्मीर स्थित कुफक्रल और बुरजाहोम में गेहूं, दालें, मवेशी, भेड़, बकरी और यहां तक कि कुत्ते के अवशेष भी पाए गए हैं। बिहार के चरांध में गेहूं, हरे चने, जौ, भेड़ और बैल के चिन्ह मिले हैं। दक्षिण भारत के पुरास्थल हालूर, जो कर्नाटक में है, और पय्यमपल्ली, जो आंध्र प्रदेश में है, से ज्वार बाजरा, काला चना, मवेशी, भेड़, बकरी, सूअर और कबूतर जैसे पशुओं और पक्षी के अवशेष प्राप्त हुए हैं। इन सभी स्थानों पर मिले प्रमाण बताते हैं कि खेती और पशुपालन धीरे धीरे विभिन्न क्षेत्रों में विकसित हुए और लोगों के जीवन में बड़े बदलाव लाए। लेकिन खेती का असर सिर्फ खाने तक नहीं था। नहीं, इसने तो इंसानी जिंदगी का पूरा तौर तरीका ही बदल डाला। इसके साथ आए नए घर, नए औजार और जीने का एक बिल्कुल नया अंदाज। सोचिए, हजारों साल तक भटकने के बाद इंसान ने पहली बार एक जगह पर घर बनाया। कश्मीर के बुरजहोम में जमीन के अंदर खोदे गए पिट हाउस इसके बेहतरीन उदाहरण हैं। और दिलचस्प बात यह है कि चूल्हे घर के अंदर और बाहर दोनों जगह मिले हैं। मतलब वो लोग मौसम के हिसाब से खाना पकाने की जगह बदल लेते थे। कितने स्मार्ट थे। नई जरूरतों ने नए औजारों को जन्म दिया, जिन्हें हम नियोलिथिक टूल्स कहते हैं। इनमें से कई पहले के पुरापाषाण औजारों या अर्लियर पेलियोलिथिक टूल्स से अलग है और इसीलिए इन्हें नवपाषाण टूल्स या नियोलिथिक टूल्स कहा जाता है। इन पत्थरों को पॉलिश करके इतना तेज बना दिया गया था कि कटाई आसान हो जाए। और सबसे कमाल की बात, अनाज पीसने के लिए ओखली और मूसल का इस्तेमाल तभी शुरू हुआ था, जो आज भी हमारी रसोई में मौजूद हैं। नवपाषाण काल या नियोलिथिक पीरियड में भी पुरापाषाण काल के औजार बनते और इस्तेमाल होते रहे। और याद रखिए, कुछ औजार हड्डी से भी बनाए जाते थे। जब आप एक जगह बस जाते हैं तो आपको सामान स्टोर करने की जरूरत पड़ती है। इसी जरूरत ने मिट्टी के बर्तनों को जन्म दिया। और इतना ही नहीं, लोगों ने कपास जैसी चीजों से कपड़ा बुनना भी सीख लिया था। मतलब टेक्नोलॉजी भी साथ साथ बढ़ रही थी। अब इन सारे बदलावों को एक जगह पर बिल्कुल करीब से देखते हैं। चलिए, हम आपको ले चलते हैं मेहरगढ़, एक ऐसी जगह जो हमें उस प्राचीन दुनिया में झांकने का एक सीधा मौका देती है। यह स्थान मेहरगढ़ आज के पाकिस्तान में बोलन दर्रे के पास एक उपजाऊ मैदान में है, जो ईरान जाने के सबसे जरूरी रास्तों में से एक है। मेहरगढ़ शायद उन जगहों में से एक थी जहां इस इलाके में स्त्रियों और पुरुषों ने पहली बार जौ और गेहूं उगाना और भेड़ बकरियां पालना सीखा था। मेहरगढ़ दुनिया के सबसे पुराने गांवों में से एक है। ये जगह एक टाइम कैप्सूल की तरह है। यहाँ की खुदाई से मिली चीजें हमें बताती हैं कि हजारों साल पहले की जिंदगी असल में थी कैसी। यहाँ पशुपालन की कहानी मिट्टी की परतों में दबी है। खुदाई में सबसे नीचे यानी सबसे पुरानी परतों में जंगली हिरण और सूअर की हड्डियां मिलती हैं। लेकिन जैसे जैसे हम ऊपर की नई परतों की तरफ आते हैं, भेड़, बकरियों और फिर मवेशियों की हड्डियां ज्यादा मिलने लगती हैं। ये साफ दिखाता है कि कैसे धीरे धीरे उनकी निर्भरता पालतू जानवरों पर बढ़ती गई। और मेहरगढ़ के घर वो भी काफी सोच समझकर बनाए गए थे। चौकोर या आयताकार, जिनमें अक्सर 4 या उससे ज्यादा कमरे होते थे। ऐसा लगता है कि कुछ कमरे रहने के लिए और कुछ अपनी मेहनत से उगाए अनाज को स्टोर करने के लिए थे। लेकिन शायद मेहरगढ़ की सबसे हैरान करने वाली खोज वहां मिली कब्रें हैं। एक कब्र में एक इंसान के साथ साथ बकरियों को भी दफनाया गया मिला। ये एक ऐसा सुराग है जो हमें उनके जीवन से कहीं ज्यादा उनकी सोच और उनके विश्वासों के बारे में बताता है। ये हमें सोचने पर मजबूर कर देता है, आखिर किसी को जानवरों के साथ क्यों दफनाया जाएगा? शायद वो मानते थे कि मृत्यु के बाद भी एक सफर है और उस सफर में खाने या सहारे के लिए इन जानवरों की जरूरत पड़ेगी।
ये उनके विश्वासों की एक अनमोल झलक है। इसके उपरांत पुरातात्विक स्थानों की इस खोज को हम आगे ले जाते हैं और हमारी यह दूसरी पड़ताल शुरू होती है भारत की एक दूसरी बहुत ही दिलचस्प जगह से। जिसका नाम है दाओजली हेडिंग। दाओजली हेडिंग असम के दीमा हसाओ जिले में एक नियोलिथिक साइट है और ठीक उन पुराने रास्तों पर पड़ती है जो चीन और म्यांमार की तरफ जाते हैं। देखिए, आर्कियोलॉजी में ना जगह बहुत मायने रखती है और ये जगह हमें पहले ही एक बड़ा इशारा दे रही है। तो जब पुरातत्वविदों ने यहाँ खुदाई की तो उन्हें मानो एक खजाना मिल गया। ओखली और मूसल, दूसरे पत्थर के औजार और तो और फॉसिल वुड यानी जीवाश्म लकड़ी से बने औजार और मिट्टी के बर्तन भी मिले। हर एक चीज, हर एक टुकड़ा उस जमाने की जिंदगी की एक झलक दिखाता है, एक कहानी बताता है। अच्छा, तो इन चीजों का मतलब क्या है? जरा ओखली और मूसल को देखिए, ये किस काम आते हैं? अनाज पीसने के। ये एक पक्का सुराग है कि ये लोग सिर्फ शिकार करके या फल फूल इकट्ठा करके नहीं जी रहे थे, वो किसान बन रहे थे, वो अनाज उगा रहे थे, अपना खाना खुद तैयार कर रहे थे। और ये इंसानियत के इतिहास में एक बहुत बड़ा कदम था। लेकिन फिर उन्हें कुछ ऐसा मिला जिसने पूरी कहानी ही बदल दी। वो था जेडाइट। ये एक बहुत ही खूबसूरत हरे रंग का पत्थर होता है जो उस इलाके में दूर दूर तक कहीं नहीं मिलता। तो सवाल ये है कि वो वहां पहुंचा कैसे? इसका सिर्फ एक ही मतलब हो सकता है कि उसे चीन से लाया गया था। जी हाँ, चीन से भारत की पहाड़ियों तक। ये पुराने जमाने के व्यापार का एक ऐसा सबूत है जिसे झुटलाया नहीं जा सकता। तो क्या दाओजली हेडिंग कोई अनोखा मामला था या ये किसी बड़े पैटर्न का हिस्सा है? इसका पता लगाने के लिए चलिए अपनी जांच को थोड़ा पश्चिम की ओर ले चलते हैं, तुर्की के एक कमाल के नवपाषाण शहर चटालहयुक तक। ये उस वक्त के सबसे बड़े और सबसे विकसित शहरों में से एक माना जाता है। और अंदाजा लगाइए क्या, यहाँ भी कहानी बिल्कुल वैसी ही है। चताल युग के लोगों के पास ऐसी ऐसी चीजें थीं जो उनके घर से सैकड़ों मील दूर से आई थीं, जैसे सीरिया से आया धारदार चकमक पत्थर जिसे फ्लिंट कहते हैं, लाल सागर से आई खूबसूरत कौड़ियां और भूमध्य सागर से आए सुंदर सीपियां। इनमें से कुछ भी वहां स्थानीय तौर पर नहीं मिलता था। मतलब ये कोई छोटा मोटा लेन देन नहीं था, ये एक बहुत ही व्यवस्थित नेटवर्क था। सामान पूर्व में सीरिया से आ रहा था, दक्षिण पूर्व में लाल सागर से और दक्षिण में भूमध्य सागर से। ये जगह एक प्राचीन चौराहे की तरह थी जो अलग अलग संस्कृतियों और इलाकों को आपस में जोड़ रही थी। अब इन सारे सुरागों को एक साथ जोड़कर देखते हैं। भारत में चीन से आया जेडाइट, तुर्की में सीरिया और लाल सागर से आई चीजें। ये सब हमें क्या बताता है? ये एक बहुत ही हैरान करने वाले नतीजे की ओर इशारा करता है कि नवपाषाण काल के लोग, जिन्हें हम अक्सर आदिम समझते हैं, वो बिल्कुल भी अलग थलग नहीं थे। वो एक बहुत बड़े अंतर महाद्वीपीय नेटवर्क का हिस्सा थे। हम यहाँ कुछ किलोमीटर की बात नहीं कर रहे हैं, हम हजारों किलोमीटर की बात कर रहे हैं। ये इतनी ज्यादा दूरी है कि एक बड़ी पहेली खड़ी हो जाती है। उस जमाने की सीमित तकनीक के साथ आखिर वो ये सब करते कैसे थे? और यहीं पर आकर ये बात और भी अविश्वसनीय हो जाती है, क्योंकि हमें एक बहुत जरूरी बात याद रखनी होगी। उस समय कोई गाड़ियां नहीं थी। जरा सोचिए, पहिए का आविष्कार ही नहीं हुआ था, कोई पक्की सड़क नहीं थी, फिर भी ये सामान महाद्वीपों के आर पार सफर कर रहा था। तो फिर उन्होंने ये किया कैसे? जवाब जितना सरल है उतना ही हैरान करने वाला भी। वो सामान को जानवरों की पीठ पर लाद कर ले जाते थे, जैसे मवेशी, या फिर वो उसे खुद अपनी पीठ पर ढोते थे। सोचकर देखिए कि सैकड़ों मील तक भारी सामान ले जाने में कितनी मेहनत और हिम्मत लगती होगी। ये इंसानी सहनशक्ति और जुगाड़ का एक जबरदस्त सबूत है। कुछ उदाहरणों की बात दोबारा करें तो जेडाइट चीन का एक पत्थर, इसके अलावा सीरिया का चकमक पत्थर, लाल सागर से कौड़ी और भूमध्य सागर से सीप बस्तियों के निर्माण में इस्तेमाल किए गए। याद रखें, उस समय कोई वाहन नहीं थे। ज्यादातर चीजें मवेशियों जैसे बोझ ढोने वाले जानवरों की पीठ पर या खुद लोगों द्वारा ढोए गए। तो हमारी इस पूरी पड़ताल का नतीजा क्या निकलता है? बहुत सीधा सा है। नवपाषाण काल के लोग, जिन्हें हम अक्सर आदिम कहकर सोच लेते हैं, वो असल में बिल्कुल भी अकेले नहीं थे। वो एक विशाल, जटिल और आश्चर्यजनक रूप से एक विकसित वैश्विक नेटवर्क का हिस्सा थे। और ये हमें एक बहुत ही दमदार सवाल पर लाके छोड़ देता है।
अगर हमारे पूर्वज बिना पहियों, बिना सड़कों और बिना आज की तकनीक के महाद्वीपों तक फैले नेटवर्क बना सकते थे, तो ये हमें हमारे अपने समय के बारे में क्या सिखाता है? आज जब हमारे पास इतनी तकनीक है, तो हमारे आपसी कनेक्शन को असल में कौन सी चीज रोकती है? शायद असली सीमाएं दुनिया में नहीं, हमारे अपने दिमाग में है। तो चलिए अब इन सारी बातों को जोड़कर देखते हैं। आखिर इस पूरी कहानी का आज हमारे लिए क्या मतलब है? इन पहले किसानों ने हमें विरासत में क्या दिया है? ये एक लाइन शायद पूरी कहानी का सार बता देती है। आज हम खाने में जो कुछ भी इस्तेमाल करते हैं, सब्जियां, फल, अनाज, दूध, मांस, वो सब उसी प्रक्रिया का नतीजा है जो उन पहले किसानों ने हजारों साल पहले शुरू की थी। मतलब एक बीज बोने का वो छोटा सा फैसला सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं था। वही एक फैसला वो पहला पत्थर था जिस पर हमारे गांव बसे, शहर बने और आज की ये पूरी आधुनिक दुनिया की इमारत खड़ी हुई। तो इस सवाल के साथ आपको छोड़ते हैं, जरा सोचिए, अगर वो पहला बीज कभी बोया ही ना गया होता तो आज हमारी दुनिया कैसी होती? वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद।